कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की जो कक्षा होने जा रही है एक कहानी पर आधारित है। इस समय 3 कहानियाँ लोगों को लगातार दी जा रही हैं। आज जो दिया गया लोगों को परिंदे कहानी, दूसरा दिया गया पिता कहानी और तीसरा दिया गया दिल्ली में एक मौत कहानी। जिसमें से परिंदे कहानी आप देखेंगे तो यूपी हायर के भी पाठ्यक्रम में है, यूजीसी नेट के भी पाठ्यक्रम में है। पिता कहानी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में है, हायर में नहीं है। दिल्ली में एक मौत कहानी ये केवल यूपी हायर में है, नेट में नहीं है। तो इस तरीके से परिंदे कहानी कॉमन है, दोनों के लिए है। तो 2 कहानी यूजीसी नेट के लिए और 2 कहानी यूपी हायर के लिए लगातार दी जा रही हैं। 3 दिन और है, 3 दिन में कहानी की इकाई समाप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पिता कहानी की। बाकी 2 लेक्चर आपको दिए जा चुके, परिंदे कहानी और दिल्ली में एक मौत कहानी। अगर आप भी नए हैं और जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। लगातार 2 दिनों से छूट चल रहा था, लेकिन कई लोगों के कहने पर 2 दिन के लिए छूट शुल्क में और बढ़ा दिया गया है। तो आप भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि कई लोग फ़ोन कर कहते हैं, कमेंट करते हैं वीडियो में, सर कहाँ संपर्क करें, कैसे संपर्क करें। तो ये नंबर लिखा हुआ है, इसी पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो ज्ञानरंजन की कहानी पिता, उससे पहले ज्ञानरंजन के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग जब भी जिस भी विधा की बात करते हैं, चाहे उपन्यास हो, कहानी हो, निबंध हो, संस्मरण हो, जीवनी हो, जो भी विधाएं जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस रचनाकार के बारे में जानते हैं। तो ज्ञानरंजन की कहानी यहाँ पिता पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग ज्ञानरंजन की बात करेंगे, जिनका जन्म 1936 में महाराष्ट्र के अकोला में हुआ। ज्ञानरंजन ने जबलपुर से 1973 में पहल पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका कि पहल पत्रिका के संपादक कौन थे, मिलाने के लिए भी आया है। पहल पत्रिका का संपादन कहाँ से होता था? जबलपुर से होता था। कब प्रारंभ हुआ? 1973 में। ज्ञानरंजन साठोत्तरी पीढ़ी के 4 यारों में शामिल हैं। तो ये एक नया तथ्य आपके लिए बन सकता है कि साठोत्तरी पीढ़ी के 4 यार में कौन कौन हैं। 4 यार में ज्ञानरंजन है, दूधनाथ सिंह है, काशीनाथ सिंह है और रविंद्र कालिया है। ज्ञानरंजन के कुल 6 कहानी संग्रह हैं। कुल कहानी संग्रहों की संख्या कितनी है? तो 6 है। इन्होंने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? 25 कहानियाँ लिखी हैं। इनकी सभी कहानियाँ एक इकलौते संग्रह सपना नहीं में 25 कहानियाँ संकलित हैं, सपना नहीं संग्रह में। वैसे ज्ञानरंजन के संग्रह हैं, जो कहानियाँ हैं वह इस प्रकार हैं। जैसे फेंस के इधर उधर 1968 में प्रकाशित हुई, इसी में पिता कहानी संकलित है, जिसकी बात हम लोग करने जा रहे हैं। पिता कहानी जो 1965 की है और इसी फेंस के इधर उधर संग्रह में संकलित है। यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं, फेंस के इधर उधर में कुल कितनी कहानियाँ संकलित हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे परिंदे कहानी संग्रह है तो उसमें कितनी कहानियाँ संकलित हैं, या किस क्रम पर, किस स्थान पर परिंदे हैं। तो ठीक इसी तरीके से फेंस के इधर उधर के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसमें कुल 12 कहानियाँ संकलित हैं। अब 12 कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर आप देखें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि वीडियो पब्लिश है, हमारे सभी मेंबर्स के लिए है। फेंस के इधर उधर में 12 कहानियाँ कौन कौन सी हैं? दीवा स्वप्नी कहानी है, कलह कहानी है, खलनायिका और बारूद के फूल कहानी है, आत्महत्या कहानी है, सीमाएं कहानी है, फेंस के इधर उधर कहानी है, शेष होते हुए कहानी है, पिता कहानी है जो कि 8वें नंबर पर है, एक नमूना सार्थक दिन कहानी, दिलचस्पी कहानी, छलांग कहानी, संबंध कहानी। तो फेंस के इधर उधर कहानी संग्रह में कुल 12 कहानियाँ संकलित हैं, जिनमें से पिता प्रारंभ से 8वें स्थान पर है। या पिता कहानी से पहले कौन कौन सी कहानियाँ हैं और उसके बाद कौन सी कहानियाँ हैं। अगर इस तरीके से आप याद करेंगे तो 12 कहानियाँ आपको याद हो जाएंगी। या ऐसे भी याद कर लीजिए कि पहला कहानी कौन सा है? तो दीवा स्वप्नी कहानी है। अंतिम कौन सा है? संबंध है। 8वें स्थान पर फेंस है। यानी पहला आपने याद कर लिया, 8वां आपने याद कर लिया, 12वां आपने याद कर लिया। अब 8 और 12 के बीच में
जो 3 कहानियाँ बच रही हैं उनको याद कर लीजिए। एक नमूना सार्थक दिन कहानी, दिलचस्पी कहानी, छलांग कहानी। और फिर 1 से 8 के बीच में जो 6 कहानियाँ आपको बचती हैं वो 6 कहानियाँ याद कर लीजिए। कला कहानी, खलनायिका कहानी, आत्महत्या कहानी, सीमाएं, फेंस के इधर उधर, शेष होते हुए भी। फेंस के इधर उधर भी आप याद कर सकते हैं किसी संग्रह के नाम से। तो इस तरीके से क्रम याद हो जाएगा। याद करने का तरीका आप अगर अपनाते हैं इस तरीके से कि फेंस के इधर उधर ये 6ठे स्थान पर है जिस शीर्षक से इस संग्रह का नाम है, और ठीक उसके एक कहानी बाद यानी शेष होते हुए कहानी के बाद पिता कहानी है जो 8वें नंबर पर है। तो अब इस तरीके से पहला कौन सा है, अंतिम कौन सा है, 3 बीच में बच रही हैं, 3-4 कहानियाँ ये हैं। तो ऐसे याद हो जाएगा आपको क्रम से। ज्ञानरंजन की और भी कहानियाँ मैंने बताया कि ज्ञानरंजन ने कुल 25 कहानियाँ लिखी, जिनमें से 12 कहानियाँ आपने तो देख लिया फेंस के इधर उधर में है। यात्रा कहानी है, क्षणजीवी कहानी है, सपना नहीं कहानी है, घंटा कहानी, बहिर्गमन कहानी, अनुभव कहानी, अमरूद का पेड़ कहानी, दाम्पत्य कहानी, रचना प्रक्रिया कहानी और हास्य रस कहानी। तो ये सब इनकी कहानियाँ हैं। ज्ञानरंजन की और भी रचनाएं हैं, जैसे कबाड़खाना इनकी रचना है जो कि पत्र संकलन है। उपस्थिति का अर्थ यान्य विधा की रचना है। मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र भी इनकी रचना है। ऐसे ही मंगलेश डबराल पर इन्होंने लिखा जैसे अमरूद की खुशबू। तो ये सब इनकी रचनाएं हैं। घंटा कहानी के बारे में सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि कहानी कथानकहीनता के सादृश्यता के बावजूद कहानी के संयोजन से घंटा का संयोजन अनिवार्यतः भिन्न है। घंटा में मानव संबंधों की विडंबना प्रत्यक्ष है। मानव संबंधों की विडंबना की यह कहानी पूरे समय की विडंबना से गुजर जाती है। वहीं बच्चन सिंह ने कहा है पिता कहानी के बारे में कि ज्ञानरंजन की पिता कहानी भारतीय कहानी है। इसमें 2 पीढ़ियों के बीच दुर्लभ खाई है। ये खाई समाज की है, इस देश की है। इस कहानी की केंद्रीय वस्तु है अकेलापन। किसने कहा? बच्चन सिंह ने कहा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। गोपाल राय ने कहा कि ज्ञानरंजन का पिता कहानी पीढ़ियों की सोच और जीने के तौर तरीके के खाई को व्यक्त करने वाली कहानी है। ये गोपाल राय ने कहा। अब आइए बात करते हैं पिता कहानी की। पिता कहानी 1965 ईस्वी में लिखी गई। ये कहानी फेंस के इधर उधर कहानी संग्रह में संकलित है। वैसे आप लोग जानते होंगे कि जो रचनाएं या जो विधाएं आपके पाठ्यक्रम में लगी हैं उनसे मिलती जुलती शीर्षक की रचनाएं भी कभी कभी परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। जैसे पिता कहानी आपके पाठ्यक्रम में है तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पिता दर पिता कहानी किसकी है। पिता दर पिता कहानी किसकी है। अब कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे, जल्दबाजी में कह देंगे कि हाँ पिता कहानी होगा। जैसे कल मैंने वापसी कविता पूछा था कि वापसी कविता किसकी है। कल वापसी कहानी जब पढ़ा रहे थे तो वापसी कविता मैंने पूछा। तो इसी तरीके से ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। अगर आप जानते हैं पिता दर पिता कहानी किसकी है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। नहीं पता है तो देखते रहिए, अभी लास्ट में आपको बताया जाएगा, या फिर रात में लाइव कक्षा होगी, लाइव कक्षा में इस प्रश्न को शामिल कर लेंगे। लेकिन कमेंट जरूर करिए। वीडियो पब्लिश है, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर भी करिए ताकि और भी साहित्य के विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। इस कहानी में पुरानी पीढ़ी और आधुनिक पीढ़ी के बीच द्वंद्व दिखाया गया है। इस कहानी का प्रारंभ गर्मी से होता है और यह गर्मी बेचैनी का प्रतीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गर्मी किसका प्रतीक है, तो बेचैनी का प्रतीक है। इस कहानी में मुख्य पात्र के रूप में पिता हैं जो पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वाभिमानी हैं पिता, आत्मनिर्भर हैं। इस कहानी में पुत्र जो कि आधुनिक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है उसके बारे में बताया गया। इस कहानी में घनश्याम नगर, खुलदाबाद, धूमनगंज आदि की भी चर्चा है। इस कहानी में गर्मी मौसम वर्णित मौसम गर्मी है। इस कहानी में दिखाया गया कि पिता पुरानी पीढ़ी के हैं, वह आधुनिक पीढ़ी में नहीं ढलना चाहते हैं। आधुनिक पीढ़ी में नहीं ढलना चाहते हैं, लेकिन वो दूसरे पर थोपना भी नहीं चाहते। वो अपनी परंपरा बच्चों पर थोपना नहीं चाहते, लेकिन खुद को इस आधुनिक युग से अलग रखना चाहते हैं। पिता अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार लगातार 35 वर्षों से रामायण और गीता का पाठ करते हैं। पिता में ग्रामीण परिवेश, पूर्ण संस्कार पूर्णतः समाया हुआ है, जिसके कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं कि बिल्ली का रोना शुभ माना जाता है गाँव में।
इसलिए उसे वो भगाते हैं। कुत्ते का रोना अशुभ माना जाता है, उसे भगाते हैं। पुराने तौर तरीकों को ग्रामीण परिदृश्य के अनुसार अपनाते हैं, जैसे गंजी मतलब बनियान, गंजी से पीठ का पसीना रगड़ना, जनेऊ से पीठ का मैल काटना, उंगली से माथे का पसीना पोंछना, हाथ का पंखा चलाना, हाथ के पंखे की डंडी से पीठ खुजलाना, घर का चक्कर चौकीदारों की तरह लगाना, बाहर खुले में नहाना, खुले में सोना, तो ये सब ग्रामीण परिवेश के तहत दिखाया गया है। इस कहानी में पुत्रों के द्वारा पिता को आधुनिक बनाने और आधुनिक परंपरा में ढालने की नाकाम कोशिश की जाती है। पुत्र द्वारा पिता के लिए कुल्लू से मंगवाया जाता है, दिल्ली एम्पोरियम से धोती मंगवाई जाती है, लेकिन वो उसे स्वेच्छा से नहीं पहनते। उनके लिए कोट के लिए कपड़ा लाया जाता है, जो खुलदाबाद के किसी लंपू दर्जी के यहाँ सिलवाने की बात करते हैं। तो यहाँ पर ज्ञानरंजन ने जो लिखा है, आप देखेंगे कि माँ, बहन, पिता, भाई से अलग होते हुए आज के आदमी को ज्ञानरंजन ने अपनी कहानियों के माध्यम से व्यक्त किया है। और इस पिता कहानी में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो अभी संक्षेप आपने देखा, इस पिता कहानी में पुरानी पीढ़ी का अपने समकालीन परिवेश से कटते चले जाने का दर्द है। पिता को जो तकलीफ है, जो दर्द है, वो यही दर्द है कि अपने परिवेश से कटते चले जाने, उससे हटते रहने का दर्द है। इसमें बदली हुई मानसिकता का अंकन है, और यह उस मानसिकता के साथ चल पाने में असमर्थ पिता की कहानी है। दो पीढ़ियों के संघर्ष का चित्रण दिखाया गया है, और ज्ञानरंजन की जो कहानियां हैं, और भी कहानियां, उन सब में आप देखेंगे कि मानवीय मूल्यों की सूक्ष्म पहचान देखने को मिलती है। मूल कहानी में आते हैं कि उसने अपने बिस्तर का अंदाज लगाने के लिए मात्र आध पल को बिजली जलाई। बिस्तर फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चे की तरफ करवट लेकर चुप हो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार नहीं ली। उसे लगा कि ऐसा करने से उस चुप्पी में खलल पड़ जाएगा जो चारों तरफ भरी है, और काफ़ी रात गए, ऐसा होना उचित नहीं है। इधर घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धधकाती हुई गुजरी। थोड़ी देर तक एक बहुत साफ भागता हुआ शोर होता रहा, और सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती है, तब लोग एक प्रहर की खासी नींद ले चुके होते हैं। गर्मियों में 11:30 बजे का कोई मतलब नहीं है। यूँ उसके घर में सभी जल्दी सोया करते हैं, जल्दी खाया करते हैं, जल्दी उठा करते हैं। आज बेहद गर्मी है। रास्ते भर उसे जितने लोग मिले, उन सब ने उससे गर्म और बेचैन कर देने वाले मौसम की बात की। कपड़ों की फजीहत हो गई, बदहवासी, चिपचिपाहट और थकान है। अभी जब सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरी तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो, जैसा जाड़ों में प्रायः लगता है, बल्कि ऐसा लगा कि अगर सोने की चेष्टा शुरू नहीं की गई तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जम्हाई ली। पंखे की हवा बहुत गर्म थी और पुराना होने की वजह से चिढ़ाती सी आवाज़ भी कर रहा था। उसको लगा दूसरे कमरे में भी लोग शायद उसकी ही तरह जमाइयाँ ले रहे होंगे, लेकिन दूसरे कमरे के पंखे पुराने नहीं हैं। उसने सोचना बंद करके अन्य कमरे की आहट लेनी चाहिए। उसे कोई बहुत मासूम सी ध्वनि सी 1-1.5 मिनट तक सुनाई दी, जो सन्नाटे में काफ़ी तेज होकर आ रही थी। तभी पिता की जो चारपाई है वो बाहर चरमर आई। वो किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांटकर उस बिल्ली को रोना चुप कराया जो शुरू हो गया था। बिल्ली थोड़ी देर के लिए चुप होकर फिर रोने लगी। अब पिता उसे डंडे लेकर भगा रहे हैं, मार रहे हैं, चारों दिशाओं में खदेड़ कर उसको भगा रहे हैं, हट हट कर रहे हैं। जब वो घूम फिर कर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा और बचता हुआ घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि पिता की गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही, लेकिन उसे इस परिस्थिति से रोष हुआ। सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने को कहते रहते हैं, पर वह जरा भी नहीं सुनते हैं। हमें क्या, भोगे कष्ट। तो यहाँ भोगे कष्ट, हमें क्या, भोगे कष्ट, यानी पुत्र, आधुनिक पीढ़ी, पिता, पूर्व की पीढ़ी जो है
इन दोनों के बीच अंतर्विरोध यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी इसमें जो कहानी का वह है, यानी वह घूमकर लौट रहा था, यानी पुत्र, तो वह यानी वर्तमान पीढ़ी की बात हो रही है। वह अपने आप को कनखी से क्यों देखता है? वह अपने आप को कनखी से क्यों देखता है? क्या उसमें इतना साहस नहीं कि बाप से आंख मिला सके? दरअसल बात ऐसा नहीं है। वो पिता को अटपटे कार्यों या जिद से उपजे रोष को काबू में रखने के लिए एक तरह की तटस्थता ओढ़ लेता है, और यह तटस्थता कहानीकार की भी हो सकती है। तो इससे कहानी और अधिक धारदार या पैनी हो जाती है। पिता एक चट्टान बनकर रास्ते में पड़े हैं। उसे लगता है कि पिता एक भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं, जिससे टकरा टकरा कर हम सब निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। तो सोच रहा है कि जिन्हें हिलाकर नहीं, उनसे बचकर ही निकला जा सकता है। तो यह सोचा जा रहा है। वह जो कुछ भी करते हैं अपनी इच्छा से करते हैं, चाहे उनका व्यवहार किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, और इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। उनकी अपनी मान्यताएं हैं, विश्वास हैं, और इसी अर्थ में जो ये पिता कहानी है, इसी अर्थ में कहानी में पूरा परिवार पिता के व्यक्तित्व से आक्रांत है। कहानी में पुरानी रूढ़ियों से चिपके रहने और नए को स्वीकार न करने के अहंकार की जड़ता का चित्रण है। कुछ देर पड़े रहने के बाद वो उठा और उसने उत्सुकता पूर्वक खिड़की से बाहर जाकर सड़क की बत्ती छाती पर है, गर्मियों में बेहद अखर जाता है। पिता ने कई बार करवटें ली, फिर शायद चैन की उम्मीद नहीं थी। चैन की उम्मीद में पार्टी पर बैठे पंखा झलने लगे। पंखे की डंडी से पीठ का हिस्सा खुला रहे थे जहां हाथ नहीं पहुंच रहा था। आकाश और दरख्तों की तरफ देखते हैं। रिलीफ पाने की बहुत हल्की सी उम्मीद शिकायत उगलती है। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। तो यहाँ पर पिता के इस व्यर्थ और तकरीबन उलाहना भरे वाक्य से गर्मी तो कम होने से रही। हाँ, यहाँ उनका हठ और भी प्रत्यक्ष हो जाता है कि इतनी भयंकर गर्मी के बावजूद वे पंखे के नीचे नहीं सोएंगे। दरअसल पिता पुराने ख्याल के आदमी हैं। उस जमाने में होता क्या था, जब चोर सेंध लगाकर घरों को लूट लिया करते थे। आज वो बात नहीं रह गई, लेकिन पिता को अब भी विश्वास है कि उनके खांसने खखारने से चोर उचक के भाग जाएंगे, और शायद उन्हें यह भी विश्वास हो गया कि पंखे के नीचे उनके न सोने से बिजली के बिल में कमी आएगी। तो ये सोच उनकी आदत का एक हिस्सा बन चुकी है। तो उनका ये वाक्य नितांत व्यर्थ है। अभी अभी बीते क्षण में डूब गया, गर्मी बरकरार है और रहेगी, क्योंकि यह जाड़े बरसात का मौसम नहीं है। पिता उठकर घूमने लगते हैं। एक दो बार घर का चक्कर लगाते हैं चौकीदारों की तरह, ताकि कोई सेंध ना लगा दे, और लौटकर थके स्वर में हे ईश्वर कहते हुए उंगली से माथे का पसीना काटकर जमीन पर गिराते हैं। बड़ा गजब है। कमरे की एक दीवार से टिक कर बैठ जाने पर वह काफ़ी तनाव में सोचने लगा। वह यानी पुत्र। अंदर कमरों में पंखे के नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पसरे हैं, और इस साल जो नया पेडेस्टल खरीदा गया वो आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। क्यों कष्ट में है? क्योंकि पिता यही सोचते हैं कि पंखे के नीचे मेरे न रहने से बिजली कम आएगी। लेकिन गजब यह नहीं है, गजब तो पिता की जिद है कि वो दूसरे का आग्रह अनुरोध माने तब ना। पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। वो झल्लाने लगे। चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने में तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटों खड़े रहते हैं। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते हैं, लेकिन खुद उसमें शामिल नहीं होंगे, या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफ़ी चिरौरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं। जानते हैं पिता के आगे किसी की नहीं चलेगी। तो पिता के आगे किसी की नहीं चलेगी, तो इस तरह एक तरफ पिता को यह लगता है कि वह जो कुछ कर रहे हैं वो उचित है, दूसरी ओर परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला देना चाहते हैं। पुरानी पीढ़ी में इस तरह की प्रवृत्ति आमतौर पर देखी जाती है। दूसरों के लिए सुविधाएं जुटाने वाली ये पीढ़ी खुद के लिए खर्च करना फालतू समझती है। घर में लड़के सुविधाएं जुटाते हैं, पर पिता
उससे अनासक्त हैं, बच्चों का अनुरोध नहीं मानते, परिवार के सदस्य हार जाते हैं और पुत्र को लगता है, क्या लगता है कि पिता एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं जिससे टकरा टकरा कर हम निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। आज तक किसी ने पिता को वाश बेसिन में मुंह हाथ धोते नहीं देखा, बाहर जाकर बगिया वाले नल के पदार्थों कुल्ला करेंगे। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह में गुसलखाने में उत्साह के साथ खूबसूरत सावर लगवाया, लेकिन पिता अरसे से हम सब आंगन में धोती को लंगोटे की तरह बांधकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ का मैल काटेंगे। शुरू में दादा भाई ने सोचा पिता उसके द्वारा सावर लगवाने से बहुत खुश होंगे और उन्हें नई चीज़ का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादा भाई मन ही मन काफ़ी निराश हो गए। एक दो बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी कि आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते, तब भी पिता आसानी से उसे टाल गए। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल पिता कुछ भी नहीं लेते, और कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक भौं सिकोड़ कर उसके बेस्वाद होने की बात पर शुरू में ही जोर देते हुए। अपनी अमावट और गजक दाल रोटी के अलावा दूसरे द्वारा लाई गई चीज़ों की श्रेष्ठता वो कभी प्रभावित नहीं होते। वो अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन और उसी में संतोष है। वो पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाते हैं, दिल्ली की एम्पोरियम से बढ़िया धोती मंगाते हैं, उन्हें उसे पहनने का उत्साह रखते हैं, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहे बगाहे मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। यानी यहां पर आप देखेंगे कि पिता के सुख सुविधा के लिए किए गए प्रयास जो हैं वो सब क्या है, बेमानी साबित होते हैं। पिता वाश बेसिन में मुंह हाथ कभी नहीं धोना इनका, आप देख ही रहे हैं। ना ही बाथरूम में खासतौर पर उनकी खुशी के लिए जो सावर लगवाया गया उसके नीचे नहीं नहाते हैं। स्वभाव और आदत के अनुसार तेल चिपूड़ते बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते हैं। तो इस तरीके से पिता नए के प्रति इतने तटस्थ या अनासक्त हैं कि आप देखते हैं बच्चे बिस्कुट और फलों को लाते हैं, लेकिन उसको देखकर वितृष्णा होती है। लब्ध लब्ध बाहर आम के 2 सीकरों से लगभग एक साथ गिरने की आवाज़ आती है। वो जानता है पिता आवाज़ से स्थान साधने की कोशिश करेंगे। टटोलते टटोलते अंधेरे में आम खोजने और खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। शायद ही रात में 1-2 आम उससे चूक जाते हों, ढूंढने पर नहीं मिलते, जिनको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता है। तो दीवार से काफ़ी देर एक ही तरह टिके रहने से उसकी पीठ दुखने लगी। सोचते सोचते नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई। उसने मुद्रा बदली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों को हड़काया। यहाँ उसे बहुत खीज हुई। कई बार कहा, मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, 4 भले लोग आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, चौकीदार की तरह रात भर पहरा देना बहुत भद्दा लगता है। लेकिन पिता की अण में कमी कोई नहीं आई। उल्टा सीधा पता नहीं किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते हैं, टेढ़ी जेब होती है, सदरी के बटन ऊपर नीचे लगे होते हैं, सभी सोसाइटी में चले जाते हैं, घर भर को बुरा लगता है। बोलने के लिए लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं, आप लोग जाइए ना, कॉफ़ी हाउस में बैठिए, झूठी वैनिटी के लिए बेरा को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ 1.5 रुपये वाला बाल कटाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। यानी वो खुद अलग रहते हैं, लेकिन बच्चों पर अपनी चीज़ें, अपनी परंपरा को थोपना नहीं चाहते। कहते तुम लोग स्वतंत्र जाइए और इस आधुनिक युग में जिए। तो इस संदर्भ में आप देखेंगे कि पुरानी पीढ़ी अपनी पसंद और मान्यताओं को लेकर किसी प्रकार की दुविधा में नहीं है। उसे अपना चुनाव श्रेष्ठकर लगता है, जबकि दूसरों की पसंद में अनेक खामियां दिखाई देती हैं। पुरानी पीढ़ी में एक महत्वपूर्ण बात ये देखने को मिलती है कि अपनी आय के अनुरूप ही वो खर्च करने की हिमायती है और उतने में ही वह संतुष्ट रहती है। यानी उसकी इच्छाएं कुल मिलाकर सीमित हैं, जिन्हें वह अपनी कमाई से पूरा कर लेती है। जबकि जो नई पीढ़ी है, इनकी इच्छाओं का विस्तार काफ़ी होता है, आय के साधन आमतौर पर सीमित हैं। मध्य वर्ग की त्रासदी यही है कि उनकी इच्छाएं आकांक्षाएं तो अनंत हैं, पर आमदनी कम है। तब ऐसे में कुंठा और हताशा की प्रवृत्ति का बलवती होना स्वाभाविक है। आधुनिक मध्यवर्गीय समाज में ऐसा बहुतायत से देखने को मिलता है।
सीमित असीमित का यह विस्तार पुराने और नए के संघर्ष के रूप में आप देख सकते हो। दो पीढ़ियों का संघर्ष उनके बीच में फासले को और ज़्यादा बढ़ा देता है और आज इस दुर्लभ खाई को पाटना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत ही मुश्किल हो गया है। आगे आप देखेंगे यहाँ पर कि सब मन में तय करते हैं आगे से पिता को नहीं घेरेंगे, लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है। लोग मौका ढूंढने लगते हैं पिता को किसी प्रकार अपने साथ सुविधाओं में थोड़ा बहुत शामिल कर सकें, पर ऐसा नहीं हो पाता। वो सोचने लगा भूख के सामने खाते समय होने वाली व्यथा सरीखी किसी स्थिति में हम रहा करते हैं, यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते, फिर भी पिता की असंतृप्ति के कारण व्याकुल और अधीर होते ही हैं। पिता अद्भुत और विचित्र हैं। वो सोचते हुए उठा। कमरे में घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसा ही करता। उसने सो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया। शायद नींद नहीं आ सकेगी, यह ख्याल उसे घबराने वाला लगा। पिता अद्भुत और विचित्र हैं, वो बात वो नहीं भूल रहा है। पिछले जाड़ों में वो अपने लोभ को कुचल कर बमुश्किल एक कोट बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। पहले तो उसे लेने से मना कर दी, तैयार ही नहीं हुए, लेकिन माँ के बहुत ज़्यादा कहने सुनने पर राजी भी हुए। तो वो खुलदाबाद के किसी लम्पटू मुल्ला दर्जी के यहाँ सिलने के लिए चल दिए। सुधीर ने कहा, यहाँ पर एक पात्र का नाम, लड़के का नाम सुधीर भी है। सुधीर ने कहा कि कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह से आपका नाप दिलवा दूँ, वो ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। तो इस बात पर पिता ने फिर काफ़ी हिकारत उगली। वो चिढ़ उठे, मैं सबको जानता हूँ, वही म्यूनिसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों के काम कराते और अपना लेबल लगा लेते हैं। साहब लोग, मैंने कलकत्ते के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं अपने ज़माने में, जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे। तो ये फैशन वैसन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं, उसके आगे पाँव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना है। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया पिता ने। ऐसा वो अपनी जिद के सर्वोपरि रखने के लिए क्या करते हैं। फिर सुधीर ने भी कपड़ा छोड़ दिया। जहाँ चाहिए सिलवाइए या भाड़ में झोंकाइए, हमें क्या। वो धीमे धीमे बुदबुदाया। पिता बाहर अकबकाकर उठ पड़े। शायद थोड़ी देर पहले जो आम बगिए में गिरा था उसकी आवाज़ जैसे अब सुनाई पड़ी। वो खिड़की से बाहर देखने लगा। किंचित टिका सा पीठ के पसीने से बनियान चिपक गई थी। बेहद घुटती हुई गर्मी थी। मन उसका मथा जाता था। बीवी बड़ी आराम से सो रही थी, इसे कुछ पता नहीं। शायद पिता की खाट खाली थी। अब गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुसे होंगे। पिता कितने विचित्र हैं। लंबे समय से वो केवल 2 ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं, यंत्रवत नियमानुसार रामायण और गीता। लंबे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता। उसके पहले युवा काल में जो कुछ जितना कुछ पढ़ा ही उन्होंने, उसे कभी भयावह, कभी सम्मानजनक, कभी झूठ लगता। ये देख सोचकर कि कोई व्यक्ति केवल 2 पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष कैसे काट सकता है। तभी उसका बच्चा कुनमुनाकर रोने लगा। उसने तपाक से खिड़की छोड़ी और अपने बिस्तर पर झूठ मूठ सो गया। ऐसा ना हो कि देवा बच्चे के रोने से उठ पड़े। ऐसा ना हो कि देवा, पत्नी का क्या नाम है इसमें, देवा, तो देवा के रोने से ऐसा ना हो कि देवा बच्चे के रोने से उठ पड़े और उसे संदिग्धा अवस्था में उसे देख बहुत से बेकार प्रश्नों द्वारा हलकान करना शुरू कर दे। देवा बच्चे के मुंह में स्तन दे पहले ही सी बेखबर हो गई। वो खुद बिस्तरे पर सोता मालूम पड़कर भी जगता रहा। स्तन चूसने की चपचप आवाज़ आती रही और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। उसने तय किया वो देवा के बारे में कुछ सोचे अथवा उसके शरीर को छूता रहे। उसने देवा के कूल्हे पर हाथ रख दिया, लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अपने अंदर महसूस नहीं हुई। उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतीक्षा की। अपनी इस हरकत को उब होने वाली और मन की लांछित करने लगा। बाहर पिता सोए या जाग रहे हैं, जैसा भी हो, वो बड़े ज़बरदस्त हैं इस समय। बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं। घर के अंदरूनी हिस्सों में लोग आराम से या कम आराम से किसी तरह सो तो गए होंगे।
वो विषादग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा कि हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहु बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है जो सामने निकल कर आती है कि बाहर पिता क्यों रहते हैं, उन्हें क्या लगता है। उसमें एक कारण यह भी है कि अपनी बहु बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। क्या पिता ने भी वैसा ही करना तो नहीं शुरू कर दिया है। उसे पिता के बूढ़ेपन का ख्याल आने पर सिहरन हुई। फिर उसने दृढ़ता से सोचा पिता भी बूढ़े नहीं हुए हैं, उन्हें प्रशिक्षण हमारे साथ साथ जीवित रहना चाहिए। भरसक पुरानी जीवन व्यवस्था कितनी कठोर थी। उसके मस्तिष्क में एक खिंचाव आ गया, विषाद सर्वोपरि था। उसे आंखों में हल्का जल लगने लगा। अगर कोई शीत युद्ध न होता पिता और पुत्रों के बीच तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता, लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी मजबूर कभी कमज़ोर हो जाता है और उसे भुगत ही रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ, पिता तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी हो, ब्रज अहंकारी हो। लेकिन वो कभी चिल्लाया नहीं, उसका चिल्ला सकना मुमकिन भी नहीं था। वो अनुभव करता था कि उसके सामने जिंदगी पड़ी है और पिता इस तरह चिल्लाने से उसका नुकसान हो सकता है। उसको लगा पिता लगातार विजयी हैं, कठोर हैं, तो क्या उन्होंने पुत्रों के सामने अपने को कभी पसारा नहीं। लगता है दीवारों पर भी पसीना चुआ चुआ आया। खुद को छुरा भोंक देने या दीवार पर सिर पटकने या सोती बीवी के साथ पाशविक हो जाने का ढोंग सोचने के बाद भी गर्मी की बेचैनी नहीं कटी और उसने ईश्वर को बुदबुदाना चाहा, लेकिन वैसा नहीं किया। केवल हल्के हल्के हाथ के पंजों से सिर के बालों को दबोचकर वो रह गया। मौसम की गर्मी से कहीं अधिक प्रबल पिता है। उसके सामने घटना मजबूती से टंग गई। उसने घटना को मन में दोहराया। वायुसेना में नौकरी करने वाला उसका कप्तान भाई बहन के यूनिवर्सिटी के खर्चे के लिए 2 वर्ष तक 50 रुपये महीने भेजता रहा था। एक बार अकस्मात कप्तान भाई होली अवकाश मनाने घर आया। पिता ने उसके हाथ में उसके नाम की 1200 रुपये वाली एक पासबुक थमा दी। सबको ये बड़ा आकस्मिक लगा। कप्तान भाई को हैरत हुई और हल्की खुशी भी कि एकाएक काफ़ी रुपये मिल गए, लेकिन इस बात से उसे दुख और पराजय का भी भान हुआ। उसने अपने को छोटा महसूस किया। 2 वर्ष तक बहन के लिए उसने जो थोड़ा बहुत किया वह सब एक पल में घटकर नगण्य हो गया। फिर भी यह अनुभव कर रहा था, कप्तान भाई ज़्यादा सोचते नहीं, खिलाड़ी तबीयत के हैं, यान की तरह चुटकी में धरती छोड़ देते हैं। कितने मस्त हैं कप्तान भाई। उसे लगा कि एक बुलंद भीमकाय दरवाजे की तरह खड़े हैं पिता, जिससे टकरा टकरा कर हम सब निहायत पिद्दी और दयनीय होते जा रहे हैं। तो इस घटना को याद करके और पिता के प्रति खिन्न हो जाने पर भी उसने चाहा कि खिड़की से पिता को अंदर आकर सो रहने के लिए आग्रहपूर्वक कहे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। वह असंतोष और सहानुभूति दोनों के बीच संतुलित भटकता रहा। न लोको सेट से उठती इंजनों की ध्वनि, संटिक ध्वनि, न कंक्रीट की गैंग टंग पर से होकर आती धूमनगंज की ओर इक्के दुक्के लौटते इक्को के घोड़ों की टापे। धूमनगंज की, इलाहाबाद के धूमनगंज की भी बात हुई है, जिक्र आया है यहाँ पर। बस कहीं उल्लू एक गति एक वजन और विभत्सा में बोल रहा है। रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मर सा गया है। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज़ अकस्मात उठ आएगी, घड़ी टनटना जाएगी या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी सोया या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त प्रतिध्वनि के साथ या लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। रात काफ़ी बीत चुकी है और इस समय वह सब सिवाय सोने के कितना निरर्थक है। शायद पिता औंध गए हैं। करवट बदलने से उत्पन्न होने वाली खाट की चरमराहट, आम टटोलते समय सूखी अधसूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज़, लाठी की पटक, मकान के फेरे की वक्त की खांस खखार, कुत्ते बिल्ली को हड़काना कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो इस विचार से कि पिता सो गए होंगे उसे परम शांति मिली और लगा कि वह अब भी सो सकेगा। शीघ्र नींद के लिए उसने टकटकी बांधकर पंखे की तरफ देखना शुरू किया। गर्म हवा के बावजूद दिन भर की व्यर्थ थकान और सोच विचार से पस्त हो जाने की वजह से वो नींद में चित्त हो गया। थोड़े समय बाद वह एकाएक उचक कर उठ बैठा। उसने चारों ओर देखा। चारों तरफ
कुछ देख पाने के लिए कुछ क्षणों तक गड़े हुए अंधेरे को घूरा। हुआ यह कि उसे शरीर में एकाएक बहुत गर्मी सी लगी थी और अजीब सी सरसराहट हुई। शायद पसीने से भीगी टांग पत्नी के बदन से छू गई थी। मुंह से बुरा सा स्वाद भर आया था। किसी बुरी बीमारी के कारण अक्सर ऐसा हो जाया करता है। उठकर उसने 2-3 कुल्ले किए और ढेर सारा पानी पिया। इतना सब कुछ वह अधनींद में ही करता रहा। आंगन से पानी पीकर लौटते समय उसने इत्मीनान के लिए खिड़की से बाहर देखा। अब तक नींद जो बहुत थोड़ी थी काफूर हो गई। पिता सो नहीं गए हैं, अतएव कुछ सोकर पुनः जगे हुए हैं, पता नहीं। अभी ही उन्होंने हे राम तू ही सहारा है कहकर जम्हाई ली। ऐसा उन्होंने कोई दबकर नहीं किया। रात के लिहाज से काफ़ी शोर उठाते कहा शायद उन्हें इत्मीनान है कि घर में सभी लोग निश्चिंत रूप से सो रहे हैं। पिता ने अपना बिस्तरा गोल मोड़कर खाट के एक सिरे पर कर लिया है और वहीं सुराही के प्याले में पानी ले लेकर अपनी खटिया की बात तर कर रहे हैं। सुराही के खाट तक और खाट से सुराही तक बार बार आते जाते हैं। बहुत बार ऐसा करने पर खाट का बाद तर हुआ है और उसके बाद उन्होंने पानी पिया और पुनः एक बड़ी आवाज़दार जमाई के साथ लिपटे हुए बिस्तर का सिरहाना बना निखारी खटिया पर लेट गए। तड़का होने में पता नहीं कितनी देर है। थोड़ी देर बाद पंखा जमीन पर गिराकर उनका दायां हाथ खटिया की पाटी से झूलने लगा। चारों तरफ धूमिल चांदनी फैलने लगी। सुबह जो दूर है के भ्रम में पश्चिम से पूर्व की ओर कौवे काँव काँव करते उड़े वह खिड़की से हटकर बिस्तरे पर आया। अंदर हवा वैसी ही लू की तरह गर्म है। दूसरे कमरे स्तब्ध हैं। पता नहीं बाहर भी उमस और बेचैनी होगी। वह जागते हुए सोचने लगा अब पिता निश्चित रूप से सो गए हैं शायद। तो ये कहानी आपने देखी, बहुत ही मार्मिक कहानी है और लगभग हर मध्यवर्गीय लोग में यह चीज़ देखने को मिलेगा। कहानी कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा।